अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारी, आपकी और हम सब की ज़िंदगियों से है और वो है जनाब इकॉनमी, जिसके बारे में हुकूमत की जानिब से दावा ये है कि सब अच्छा है। हुकूमत ये कह रही है कि मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है। रिजर्व के हवाले से कहा जा रहा है कि रिजर्व हाईएस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो मुसलसल डीवैल्यू हो रहा है और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हम देखते हैं कि जब भी डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो फिर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है आम आदमी की जिंदगी से, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, फिर महंगाई मजीद बढ़ जाती है और कर्ज की जरूरियाती जिंदगी की हर चीज जो है वो महंगी हो जाती है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि डॉलर कहां तक जाएगा, कहां जाकर रुकेगा, इसके इंपैक्ट क्या होंगे और इसकी बेसिकली वजूहात क्या हैं। इसके साथ साथ डॉलर की उड़ान से महंगाई क्या मजीद बढ़ेगी, आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर किस तरीके से होगा, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होंगे और हुकूमत रुपए की कदर में इजाफे के लिए क्या इस्लाहात कर सकती है, हुकूमत इसे कैसे कंट्रोल करेगी। यही वो तमाम मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक बोस्तान साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत दावा कर रही है कि सब अच्छा है, फिर रिजर्व हाईएस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रुपया मुसलसल डीवैल्यू हो रहा है, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। क्या सूरत हाल है इस वक्त और सर इसकी वजूहात क्या है? ठीक है, मलिक बोस्तान साहब से भी दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एहतशाम साहब, चाहे हुकूमत एक तरफ दावा कर रही है कि सब अच्छा है, मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, रिजर्व हाईएस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर की मुसलसल बढ़ती उड़ान, आपको क्या लगता है वजूहात क्या है? सोनिया, कल का दिन बहुत परेशान कुन था और कई हवालों से अफसोसनाक भी है। खाली आप देख लें, डॉलर 169 ही नहीं क्रॉस कर गया, उसके बाद कल स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई थी। 1 अरब रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है, जो नफसियाती हद पे था। 47,000 की सतह पे वो इंडेक्स जो है ना वो 46,000 तक आ गया। 100 इंडेक्स में 379 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। एक ये हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से हर्ट हुई है, वो भी कम होना शुरू हो गया। ऑन टॉप ऑफ इट ये काम शुरू हो गया। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो किसी जगह से जवाब कहीं नहीं आ रहा, वो सुनिया हुई है कि हमेशा डॉलर की कीमत जो है वो ओपन मार्केट में बढ़ती थी। उसकी वजह ये होती थी कि ये सप्लाई एंड डिमांड की बात है, सीधी सीधी। जब बाहर से पैसा आता है और मुल्क से बाहर जाता है तो इसमें जो फ़र्क होता है आउटफ्लोज एंड फ्लोज, इसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। हाँ। अभी इनफ्लोज हमारे देखने तकरीबन 27 बिलियन डॉलर प्लस के हमारे जो है ना वो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे। हाँ। इसके बावजूद डॉलर की उड़ान जो है ना कम होने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजूहात एक ये दूसरी वजह है कि आप देख लें कि ये जो बढ़ रहा है ना, ये इंटर बैंक में बढ़ रहा है। इंटर बैंक में जो रेट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खुद इसको बढ़ा रही है, स्टेट बैंक इसको इनकरेज कर रहा है। इसलिए फिर लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी IMF का 3 बिलियन डॉलर का 6 बिलियन डॉलर का 3 साल का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ रुका हुआ है। अभी 900 बिलियन डॉलर की तीसरी किस्त आनी है, रुकी। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी 173 तक लेके जाएंगे। हाँ। तब ये होगा। अभी देख लें कि 1.2 बिलियन डॉलर हुकूमत ने मार्केट में फेंके 2 महीने में, जुलाई अगस्त में, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। हाँ। इसके बावजूद नहीं हो रहा तो लोग फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जा रहे हैं कि पीछे कौन करवा रहा है, ये देखने पीछे कौन करवा रहा है। मलिक बोस्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक बोस्तान साहब, हम देख रहे हैं कि मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफा देखने को आ रहा है, इसकी वजूहात क्या है बेसिकली, आपको क्या लगता है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजूहात अफगानिस्तान का अपसेट है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है और अमेरिका ने उनके जो 10 अरब डॉलर के रिजर्व थे उन पे आपने वो लगा दी, पाबंदी लगा दी, फ्रीज कर दी है। अब उनका पूरा दारोमदार पाकिस्तान पे आ गया और आपने देखा जुलाई में हमारा इंपोर्ट बिल था वो टोटल 5.5 अरब डॉलर था, जो कि अगस्त में 6.5 अरब डॉलर हो गया। इसका मतलब 1 अरब डॉलर अफगानिस्तान की डिमांड यहाँ से पूरी की गई है और आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। एक तो बड़ी वजह ये है और उसके अलावा जो है पाकिस्तान के अंदर आपने देखा मुसलसल जो है डॉलर के रेट बढ़ने की वजह चीन इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। उसके अलावा तो मलिक साहब, ये जो अफगानिस्तान में जा रहा है ये गैर कानूनी तौर पे डॉलर जा रहा है, वहाँ पे क्या है इसका मैकेनिज्म? देखो जी, ये जो इम्पोर्ट अपना करते हैं हमारी एलसी है, यहाँ से जो हमारे ताजर है वो एलसी में उनका वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि पहले पिछले जुलाई में देखें तो कोई 4.5 अरब डॉलर था, 5 अरब डॉलर था, फिर
मतलब $500 मिलियन के बाद अब $1 अरब सालाना का अगर बढ़ेगा तो आप डेली इस वक्त अगर आप देखें जो इम्पोर्ट की डिमांड है वो $300 मिलियन पर डे है जो कि, और एक्सपोर्ट और वर्कर रेमिटेंस जो हमारे पास सप्लाई है वो $200 मिलियन, $100 मिलियन का रोजाना का तजारती खसारे का सामने जो कि साल में जाकर $36 अरब बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा तो ये गैप तो है मलिक साहब बहुत ही जिसको कहते हैं बड़ी खतरे की, मलिक साहब खतरे की आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। मलिक साहब ये नहीं समझते कि आप के खतरे की घंटी है? जिस तरीके से आप देख लें, आप ट्रेड का आपने जिक्र किया, ट्रेड का डेफिसिट आप देख लें 12.1 बिलियन डॉलर का 2 महीने में जुलाई अगस्त में हो गया है, यानी $7.5 बिलियन 120% ये भर गया है। अब आप नहीं समझ रहे कि जी एक तरफ हमारा बजट का अपना ट्रेड का खसारा बढ़ रहा है, हमारी रेमिटेंस अगर अच्छी आई हैं, रेवेन्यू को बेहतर हुए हैं, तो दूसरी तरफ ये दो चीज़ें हमें मार गई हैं, हमारी इंपोर्ट्स बेतहाशा हो गई, और दूसरी तरफ ये हो गया कि हमारा डॉलर बावजूद इसके कि आप देख लें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बेहतर हुए हैं फिर भी बढ़ रहा है। और दूसरा इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये इंटर बैंक बढ़ रहा है, इंटर बैंक में डॉलर का बढ़ना तो लोग मलिक साहब इसको ऐसे ही कहते हैं कि गवर्नमेंट खुद करवा रही है। देखो जी, ये अब गवर्नमेंट जब तक चीज नहीं करेगी तो उस वक्त तक तो आपकी चीज बढ़ती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको डिमांड को कम कर सकती है, और डिमांड कम करने का सबसे जो बड़ा तरीका होता है वो होता है कि आप अपनी इम्पोर्ट के जो हमारे इम्पोर्टर है इस वक्त हमने उनको ये सहूलत दी हुई है कि वो बगैर पैसे के अपना जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, और जीरो मार्जिन की उसको कहते हैं। तो मैं कहता हूँ इसके लिए हमें फिलहाल फौरी तौर पर कैश, जो लोग 100% कैश जमा करें वही इम्पोर्ट कर सकें, जब जिनके पास पैसे है वही इम्पोर्ट करें, तो उसके इम्पोर्ट की डिमांड कम होगी तो डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएगा। लेकिन ये गैर जरूरी मलिक साहब जो एक्सपोर्ट अपनी हमारा जिसको कहना चाहिए जिस तरीके से इम्पोर्ट्स हो रही हैं, ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी इंपोर्ट हो रही हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें बेताशा चीज़ें, हुकूमत इसको क्यों नहीं रोक रही? चले मशीनरी की इंपोर्ट तो समझ आती है, रॉ मटेरियल की तो समझ आती है, ये कहाँ से आ गई? नई नई गाड़ियाँ आप देख लें इतनी तादाद में आ रही, इसको यही क्यों बात रोका जा मैंने रहा? कही, 9,000 आपने गाड़ियां मंगाई हैं, $2 अरब के आपने मोबाइल फोन मंगाए, लग्जरी चीजें वक्ती तौर पर हम रोक सकते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर हमने इसी तरह अपनी इम्पोर्ट बिल जारी रखे और पाकिस्तान की मैशत के साथ सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी, ये पाकिस्तान की, फिर आप इस चीज में इम्पोर्ट बिल बढ़ रहे हो, आपको रेवेन्यू मिल रहे हैं, लेकिन आपके कर्जे कितने बढ़े हैं? 1 अरब 17 करोड़ के आपने कर्जे लिए पिछले 3 महीने में, $15 बढ़े, तो आप खरबों रुपए आपने कर्जों में इजाफा कर लिया, तो आपकी GDP का क्या फायदा जो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे और आपके कर्जों में इजाफा कर दे। ठीक है मलिक साहब, आप साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन FBR और मारूफ माहिर मुआशियात शबर जैदी साहब। शबर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शबर जैदी साहब, हम देख रहे हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आज जरा हमें आम अल्फाज में आम आदमी के लिए समझाइए कि हुकूमत जिस तरह से दावा कर रही है कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, हुकूमत ये कह रही है कि रिजर्व जो हैं वो हाईएस्ट हैं, तो फिर सर डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? देखिए, पहले मैं महंगाई को अलग डील करूंगा और डॉलर को अलग डील करूंगा। डॉलर का जो मसला है उसमें मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसके बारे में एक परसेप्शन ये डेवलप हो रही है कि वो जून जब हमारा ईयर एंड खत्म होगा जून 2022 को, तो हमारा जो डेफिसिट होगा ओवरऑल वो क्रॉस कर जाएगा तकरीबन कोई अगर वो क्रॉस कर जाता है 8-10 बिलियन से ज्यादा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको हमें मेंटेन करना है 5 से 6-7 बिलियन पर। मगर जो इंपोर्ट का बिल नजर आ रहा है वो हमारे लिए प्रेशर मुस्तकिल बाउंड कर रहा है। दूसरी बात मेरे हिसाब से इसमें जो है वो बहुत अहमियत रखता है एक परसेप्शन इशू कि पाकिस्तान के रिलेशन विद दी वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका, उसमें एक सदमोहरी आ गई है, और उस सदमोहरी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से माशी और मुख्तलिफ दबाव आएंगे, और उस दबाव की वजह से हमारे पास हमारी मईशत को डिफिकल्टीज आएंगी, तो उन डिफिकल्टीज को लोग परसीव करके ये डॉलर की बाइंग कर रहे हैं और उसकी वजह से ये डॉलर पे प्रेशर आ रहा है। मगर मैं जितना मेरा तजर्बा है और जो मैं जानता हूँ पाकिस्तान के बारे में, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो परसेप्शन डेवलप हो रही है कि हमारे और यूएस के रिलेशन स्ट्रेन रहेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। और आप देखेंगी कि अगले एक हफ्ते में या उससे कम अरसे में
ये जो एक सर्द मोहरी आई हुई है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ अफगानिस्तान, ये खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान में ये डॉलर के ऊपर जो परसेप्शनल प्रेशर है ये खत्म हो जाएगा। मैं ये मेरा पर्सनल। ज़ैदी साहब, आप बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मेरा ख्याल है ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ रहे हैं आजकल में, मेरा ख्याल है उनसे सारी बातें टेकअप होंगी। लेकिन ये जिस तरफ आपने ज़ैदी साहब इशारा किया है, ये देखें हुकूमत 3 साल तक प्राइड लेती रही है जी। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने 19 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक लिया है। अगर ये जून में चला जाता है ज़ैदी साहब ये 9 और 10 बिलियन डॉलर का, तो ये हुकूमत की दिस वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? देखिए बात यही है एहतिशाम साहब, अगर आप इस बात को याद रखें ना कि जब ये हुकूमत 2018 में आई थी तो 2018 में हमारा जो डेफिसिट था वो 15 था। अब 15 से ये गवर्नमेंट 3 पर ले आई थी, इसको तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 15 से 5 पे या 6 पर मेंटेन कर ले। अगर हम 5-6 मेंटेन करते हैं तो आई एम हैप्पी विद दिस। मगर अगर हम ये समझते हैं कि हमारा ये 10 के ऊपर चला जाएगा तो हमें ये मतलब 10 भी हम मैनेज कर लेंगे, मगर अच्छा ओमेन नहीं है इसमें। जो श्याम साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए अगर हम ये अगर हम 30 अचीव कर लेते हैं 30 बिलियन, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा अगर गवर्नमेंट 30 पे चली जाती है। मेरे ख्याल में ये 28-29 के आसपास एक्सपोर्ट की फिगर रहेगी। मसला हमारा जो है वो इम्पोर्ट का है। हमारे इम्पोर्ट पर कोई प्रॉपर जिसे कहते हैं ना इंपोर्ट की मैनेजमेंट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर हमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है और हम इंपोर्ट के प्रेशर्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इंपोर्ट अगर हमारी 60 के करीब हो जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि 60 हो जाएगी, तो 60 में से अगर आप 30 माइनस करें और 30 भी होता है 28 और फिर रेमिटेंसेस की आप फिगर लें तो वही हम 7-8 के करीब पे जा रहे हैं। 7-8 भी सही है, मगर ये 10 को क्रॉस करता है तो ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात श्याम साहब मेरी बात थोड़ा दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि हमारा मॉर्गन स्टैनले ने हमारा जो इंडेक्स है वो डाउनग्रेड किया है। आपने देखा होगा, पता होगा आपको, MCSI। उस पर मैंने कल एक आर्टिकल भी लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में। वो इसलिए डाउनग्रेड नहीं किया कि हमारी इकोनॉमिक्स खराब हो गई है, वो डाउनग्रेड उसने इसलिए किया है कि हमारी बहुत सारी कंपनियां बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन निकल गई हैं उनके इंडस्ट्री वैल्यू से, बिकॉज ऑफ द साइज एंड द लिक्विडिटी। तो ये दो जो चीजें आई हैं इसने एक परसेप्शनल इशू क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान में। मगर मैं ये समझता हूँ, अगेन आई एम सेइंग, कि ये जो इशू है ये अगर सेटल होगा तो अगले 2 हफ्ते में हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के अमेरिका जाने से पहले। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। एक चीज़ और बताइएगा, फिर बोस्तान साहब की तरफ जाते हैं। ज़ैदी साहब ये जो और जो आप हमारे जहांगीर अपना शौकत तरीन साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया था ये तकरीबन ये मौजूदा माली साल में 70 बिलियन तक टच कर सकती हैं, लेकिन साथ उनका ख्याल है कि जी हमारी एक्सपोर्ट भी 40 बिलियन तक पहुंचेंगी और 2023 तक के लिए तो ज़ैदी साहब वो 50 बिलियन डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये उस तरफ हम जा रहे हैं, ये कम हो जाएगा, इससे हमारा खसारा इसका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये इसमें जी ज़ैदी साहब आप हमें सुन सकते हैं? चलें बोस्तान साहब की तरफ चलते हैं। बोस्तान साहब यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट कम हुई हैं। ज़ैदी साहब हैं हमारे साथ? जी ज़ैदी साहब भाई यही सवाल प्लीज जवाब दीजिए। पहला सवाल अगर आपने मुझसे किया था तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट को 50 को अगर 2023-24 में हम 50 की बात कर रहे हैं, मैं 50 की फिगर से एग्री नहीं करूंगा, ये थोड़ा हायर एस्टिमेट है। ठीक, तो ये इसको हम मैक्सिमम रखें तो 40 अगर रखते हैं तो 40 विल बी राइट। 50 हम अचीव नहीं कर सकेंगे, ये अनरिस्ट्रिक्ट टारगेट होगा। इंपोर्ट को हमें बेसिकली हमें इंपोर्ट को बैलेंस करना है, जिसपे हम नहीं कर पा रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। एक्सपोर्ट तो हमें अंदाजा है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। सही, ठीक है। बोस्तान साहब ये बताइएगा कि जाहिर है जिस तरीके से रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है और 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के साथ तो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है सर कि स्टेट बैंक इसमें इंटरवेन क्यों नहीं कर रहा, और अगर स्टेट बैंक इंटरवेन नहीं करता तो फिर डॉलर की कदर कहाँ जाएगी, और स्टेट बैंक इंटरवेन ना करने की वजह क्या है? ठीक है, बोस्तान साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। जी ज़ैदी साहब यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो सर क्या वजह है स्टेट बैंक इस सारी सूरत हाल में इंटरवेन क्यों नहीं कर रहा? देखिए आप
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मगर आज की अगर आप प्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ें, जो मैंने अभी किसी और चैनल पे भी कहा है कि मुझे वो रिपोर्ट सही उसकी सदाकत के बारे में अभी इल्म नहीं है। वो तो कहता है कि स्टेट बैंक ने इंटरवीन करके 1.2 बिलियन डॉलर मार्केट में डाला है। जी जी। और मुझे उस खबर की सदाकत के बारे में अभी डाउट है। मगर अगर ये है तो आपके सवाल का जवाब तो मिल गया। मगर मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि आपको इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, और ये इंटरवेंशन कोई लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देती। अगर हमारा डॉलर 2-3 अगर प्रेशर में है तो वो है, और पूरी कौम को उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का मसला है। अगर सही होना है तो होना है, आप उसको इंटरवीन करके क्यों सही करना चाहते हैं? और दूसरा ज़ैदी साहब, एक और इसमें बड़ा अजीब सा एलिमेंट है। अब जिस तरीके से हमेशा ये कहा गया है कि जी IMF इसके ख़िलाफ़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी और बड़ी हद तक स्टेट बैंक भी, कि जी ये डॉलर को और रूपी पैरिटी जो है ना इनकी बेहतर करने के हवाले से स्टेट बैंक का मार्केट में डॉलर फेंकना ठीक नहीं है। वो कहते हैं मार्केट फोर्सेस पे आप छोड़ें कि जी ये डिटरमिन करें। और दूसरी तरफ ये ज़्यादा सा बात हो रही है कि जी IMF का दबाव है, तीसरी किस्त नहीं आ रही। वो तो लोग कह रहे हैं 173 रुपीज़ तक लेके जाएंगे। आपको लगता है कि IMF भी इस तरह में दबाव डाल रहा है किसी के कहने पे, या वो कह रहे हैं टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई गई, इसीलिए प्रोग्राम भी स्टॉल हुआ हुआ हमारा ये? देखिए, आपने मेरी पहली वाली बात जो मैंने पहले सवाल के में जवाब दिया था, अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से उस लेवल पे नहीं आए जिस लेवल पर आने चाहिए, तो हमें डायरेक्ट और इम्प्लाइड प्रेशर अमेरिका की तरफ से आएगा। और हमें ये बात बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि हमें अपने सियासी मामलात को बालाताक रखकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम किसी किस्म की एडवर्सोरियल और कोल्ड माइंडेड पॉलिसी बाय अमेरिका पाकिस्तान की इकोनॉमी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अमेरिकन का एक होल हार्टेड कोऑपरेटिव कॉपरेशन चाहिए, अगर हम इन द लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म पाकिस्तान को मसाइल से निकालना चाहते हैं। अगर अमेरिकन पॉलिसी किसी हाल में भी थोड़ी सी सदमहरी होती है या उसमें कोई तनाव होता है, तो उसका बहुत सीरियस दबाव पाकिस्तान की मईशत पर आता है, डायरेक्टली, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। तो ये हमें फौरन सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। सही, हमें सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे। शब्बर ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतशाम साहब। ब्रेक पर जाने से पहले शब्बर ज़ैदी साहब ने बड़ा वैलिड नुक्ता उठाया है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और जाहिर है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है हमारी मईशत से। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी सवाल भी बन जाता है इन वे, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी पते की बात की ज़ैदी साहब ने। अब जिसको कहते हैं कोता अंदेश लोग अगर इसको ना समझें, सीधी सी बात है 45% तो हमारी एक्सपोर्ट्स अमेरिका की हैं। आज अगर वो कदगन लगाना शुरू कर दें, क्या होगा? वेस्ट उनके अभी उनके साथ है। जो लोग कहते हैं कि जी वेस्ट उनसे दूर हो गया, आज भी सारे फैसले अमेरिका के वहाँ माने जा रहे हैं। ये आपको पता है जिस तरीके से हमें GSP प्लस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन से, वो वापस हो सकता है और बहुत मसाइल हो सकते हैं। फेटा में मामला अटका हुआ है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिटर, वो सारे के सारे हमारी इकॉनमी बुनियादी तौर पे अमेरिका और वेस्ट जो है ना उनके ऊपर है सारी। वो चीन और रशिया वाली बात बहुत दूर की बात है। अब सवाल यही ज़ैदी साहब मेरे दिमाग में आता है जिसको हाईलाइट किया आपने। अभी हमारी अगर जिस तरीके से वहाँ पे हम देखें सूरत हाल वाशिंगटन में, वो तो हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। नॉन नेटो अलाई का वो कहते हैं जी ये वापस लिया जाए स्टेटस। पाकिस्तान जो ओपनली हमारे खिलाफ जा रहा है, वो सारा का सारा मलबा स्केप गोटिंग वाला शुरू हो गया है। तो लोग तो इसको बड़ा सीरियसली देखते हैं। आपकी बात में बड़ा वजन है कि हमें कोई मैनेज करने की ज़रूरत है। अब तो वो कहते हैं सिवाय एक एंटी टेररिज्म, दहशत गर्दी के अलावा पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखने। तो ये बड़ा सीरियस मामला। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या हो सकती है, किस तरह ल्योर करे पाकिस्तान उनको? देखिए श्याम साहब, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपने कहा ना 45% अमेरिकन है, 45% अमेरिकन है और तकरीबन 20% प्लस यूरोपियन है। तो हमारी एक्सपोर्ट का तकरीबन 70 से 80% उन लोगों के पास जाता है जो अमेरिकन या अमेरिकन एलाइज हैं। तो हम तो अपनी एक्सपोर्ट को अगर अमेरिकन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो हमारे लिए तो मार्केट फ्यूचर की बहुत खराब हो जाएगी। देखिए श्याम साहब, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर
जो वेस्टर्न कंट्री से मेरा ताल्लुक रहा है, जिस तरह मैं उनको देखता हूँ, उनका जो माइंडसेट है वो हमारे हमारे असल मसाइल को समझने से कासिर है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो हमारे ख्याल में जो हमारा इन्फ्लुएंस है, और हमें इन्फ्लुएंस चाहे हम उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहें या सोशल इन्फ्लुएंस कहें, जो हमारा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान की हुकूमत पर है, उनको हमें ये कहना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपने खिलाफ सैंक्शन खत्म कराएं और एक एक कंसेंसस गवर्नमेंट काबुल में बनाएं, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को उनको रिकॉग्नाइज करने में और उनकी एड में शुरू हो। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कोई 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान की मईशत के ऊपर। अगर अफगानिस्तान की एक तो पाकिस्तान के मसाइल है, अगर अफगानिस्तान की मईशत की सैंक्शन बाकी रही तो अफगानिस्तान में अगले 2-3 महीने में एक क्राइसिस आने वाला है, और अगर वो क्राइसिस अफगानिस्तान में आया तो वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर होगा। तो अब सवाल ये है कि इस जो क्राइसिस अफगानिस्तान में आना है और पाकिस्तान में उसका स्पिल ओवर होना है, अगर बैनुल अक़वामी दुनिया उससे दूर रहती है तो वो मुश्किल हो जाएगी। मगर अगर हम पाकिस्तान ये समझता है कि वो चाइना, रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान के साथ मिलके एक कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना सकता है, तो हो सकता है वो ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली अच्छा हो। मगर जितनी पाकिस्तान की मईशत को मैं समझता हूं, पाकिस्तान की मईशत के लिए उसमें एक पार्टनर हर हाल में यूएसए को होना पड़ेगा। अगर उसमें यूएसए पार्टनर नहीं हुआ तो आप इस अलायंस को पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए अच्छा नहीं देखेंगे, साइन नहीं समझे। इसका और ये पाकिस्तान ज़ैदी साहब बड़ा गहरा ताल्लुक है ये सारे मामले का अफगानिस्तान से। देखें, ये 15 अगस्त को काबुल में आ गए थे और 31 अगस्त को आखिरी अमरीकी चला गया था, फौजी उनका जर्नैल गया था। अब आप देख लें, इस 15 अगस्त और 31 अगस्त के दरमियान बड़े तंदोखेज़ किस्म के तालिबान ने बयानात दिए। अब क्योंकि हुकूमत में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी समझ आ रही है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका की नाराज़गी दूर किए बगैर मामला ठीक नहीं होंगे। आज उनके बड़े अहम आदमी का स्टेटमेंट आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि अमेरिका बड़ा है जी, उसको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। तो उनको भी अब मेरा ख्याल है नीचे आ गए हैं, ज़मीन पे आना शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर ये ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के अमेरिका से बेहतर होते हैं तो हमारे लिए भी कोई एक बेहतरी वाली कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी? क्योंकि अमेरिकन तो तुले हुए हैं, वो पाकिस्तान से अब बात करने के लिए तैयार नहीं है और उसका खमियाजा बड़ा भुगतना पड़ेगा, जो बड़ा वाज़े तौर पर आपने वार्न किया है। जी देखिए एहतियाम साहब, हमें जो आप कह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश तो यही है जो वो कह रहे हैं। मगर मैं एक बड़ी आपको तल्ख हकीकत बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनका जो पीछे एक्चुअली जो मैंडेट है या जो उनके पास उनका जो ग्राउंड है अपने आप को स्टेबलाइज करने का, वो उन वैल्यूज के ऊपर है जो वैल्यूज अमेरिकन को एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईरान को ले लें जी, ईरान में यही मसला है ना कि ईरान की कुछ सर्टेन पॉलिसी डिसीजन अपने माशरे के बारे में है, अपनी चीजों के बारे में है, जो कि अमेरिकन के सिस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल देखें, सवाल ये नहीं है श्याम साहब, तालिबान ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिले अमेरिकन की, मगर इस वक्त बर्डन तालिबान के ऊपर चला गया है कि क्या वो अपने सोशल और अपनी वीमेन पॉलिसी, अपनी एजुकेशन पॉलिसी, अपने कल्चर पॉलिसीज में जो कि क्या वो उस हद तक कोई एक हद तक अपने आप को सब्साइड करने को तैयार हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बहुत अहमियत रखता है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा ट्रिपिंग पॉइंट है। और इस पे मुझे खौफ है कि तालिबान एक जगह पर आके रुक जाएंगे और यहाँ पर आके एक डेडलॉक होगा। इस डेडलॉक को रोकने में पाकिस्तानी माशरे को और पाकिस्तान को एक रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जिन वैल्यूज की तालिबान बात कर रहे हैं, ये वैल्यूज शायद अब ठीक है, वो सवाल ये पैदा होगा कि तालिबान किस हद तक चेंज कर सकते हैं। अगर वो अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले एक खबर में अखबार में तस्वीर आई थी, डॉन में एक प्रो तालिबान लेडीज की एक मीटिंग हो रही है किसी यूनिवर्सिटी में। अब जो उसमें ड्रेस कोड है, हो सकता है कि वो ठीक हो उनके लिहाज से, मगर शायद वेस्टर्न कंट्रीज वो चीजें अभी एक्सेप्ट नहीं करें। तो जिस बात पे श्याम साहब रुकावट है ना, वो रुकावट इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन उन मामलात में काफी स्ट्रांग है और इसमें एक मॉडरेट व्यू लाना पड़ेगा और वो काफी मुश्किल काम है। और उसमें हमारे मुसलमान भाइयों के मवालिक, हमारे उलमा को और हमारे अच्छा
चलें ज़्यादी साहब, ये सारे मामलात जितने हमारे हैं जिनका ताल्लुक हमारी मईशत से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट और बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन, आज आके जो मुझे समझ आती है, आप तो माशाल्लाह बहुत आप फील्ड में बहुत माहिर अपने, इसका मुझे लगता है सारा ताल्लुक जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होने पे है। हमारे किस तरीके से रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, आपने भी बड़ी कोशिश की, मेहनत की, लेकिन वो हम देख रहे हैं माफियाज बैठे हैं सब जगहों पे। तो अब आपको क्या लगता है ये 5.8 ट्रिलियन का रेवेन्यू जो अब टारगेट रखा हुआ है ये अचीव हो जाएगा? आइंदा क्या करना चाहिए? और ये टैक्स नेट में तो इजाफा जिस तरह होगा, और टैक्स पेयर की तादाद वो कहते हैं जी हमने 19 से को 25 लाख कर दी है, अगरचे फाइलर की तादाद वो कहते हैं 7 लाख पे ही खड़ी है। आपको क्या लगता है कि अभी माफियाज बैठे हुए हैं, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं, हर वक्त वो धमकी देते हैं हड़ताल करने की, ना छोटा दे रहे हैं ना बड़े दे रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी पाँव पे खड़ा होने के लिए बाहर के प्रेशर जो हमें लेने पड़ रहे हैं, ये इसी तरह हो सकता है कि हम टैक्सेस बढ़ाएं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें बाय रेजिंग टैक्सेस या रेवेन्यू बढ़ा के? जी सर। देखिए, बात ये आप साहब कि अभी शायद आपको पता हो कि गवर्नमेंट एक इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाने वाली है, जो इस वक्त पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत जल्दी वो आ जाएगा। उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जो कि टैक्स की बेस को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही हैं। तकरीबन सारी चीजें वो हैं जो मैं पहले अरसे से कहता रहा हूं। मगर मैंने उस दिन भी जियो पे ये बात की थी कि ये गवर्नमेंट का चौथा साल है और आगे गवर्नमेंट को बलदियाती इंतखाब लड़ना है, और जो सेंट्रल पंजाब में उनकी पोजीशन अभी आई है उसमें सवाल सिर्फ यहाँ ये पैदा होता है श्याम साहब कि क्या गवर्नमेंट के पास वो मसल होगा या वो उसके अंदर वो इनहेरेंट पावर होगी कि वो इक़दाम जो बिल्कुल सही है 100% होना चाहिए वो करें। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, एक पॉलिसी आने वाली है कि जिस आदमी का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है बिजली का, अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाए। अब मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि तकरीबन 3 लाख में से 2 लाख कनेक्शन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अब अगर आप ये बताएं मुझे कि गवर्नमेंट के पास 2 लाख कनेक्शन काटने की पॉलिटिकल फोर्स अगर अवेलेबल है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा इक़दाम होगा, मगर गवर्नमेंट के पास मेरे हिसाब से उसमें पॉलिटिकल फोर्स के प्रॉब्लम्स आएंगे। इसमें मेरा मशवरा, मेरी सजेशन पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को ये है कि वो इस नाजुक मौके पर पॉलिटिक्स से नहीं खेलें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि जो वो रियल स्टेप लेना चाहती है, चाहे वो खुद ले रही हो या हाईवे मुझसे कह रहा हो, वो लेने में उनको मदद करें, ना कि वो जो फोर्सेस जो उनके सामने खड़ी हैं उनको हेल्प करें। मैं आपको इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल देता हूं, जब मैंने टैक्स के अंदर CNIC लाए थे तो मैं प्रॉब्लम में इसलिए फंस गया था कि उसी दौरान में मौलाना फजलुर रहमान का धरना था इस्लामाबाद में, तो धरना भी हो गया था, हड़ताल भी हो गई थी, तो पॉलिटिकल फोर्सेस ने की वजह से हम उसमें थोड़ा हमें बैकआउट करना पड़ा था। तो अगर जब गवर्नमेंट ये करने जाएगी और साथ में अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने उसको यूज किया फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट, तो शायद वो काम नहीं हो सके जो आप कह रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है इस सब के लिए। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के आएंगे मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शब्बर जैदी साहब, अब इस वक्त जो सूरत हाल है और डॉलर की मुसलसल जो बढ़ती उड़ान है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो सबसे पहले आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। ये सिलसिला सर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी क्योंकि डॉलर की उड़ान जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, और हुकूमत इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी या सिलसिला ऐसा ही रहेगा? देखिए, जो महंगाई बढ़ रही है या महंगाई का रास्ता बढ़ता जा रहा है, उसकी एक तो वजह डॉलर है, ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी वजह, मगर जो बुनियादी अगर इकोनॉमिक वजह है वो ये है कि हमारा बजट डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, या समझ लें इनडायरेक्टली कि हम रुपए छाप के अपना बजट डेफिसिट पूरा कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सीरियस आ चुका है। और तीसरी बात जो बहुत अहमियत है, कल आपने शायद अगर शौकत तरीन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी हो तो उन्होंने कहा था कि रिटेलर्स का कमोडिटी के अंदर, आई थिंक वो रिपोर्ट गलत हुआ है, 400% मुनाफा है। वो 400% नहीं है,
मगर रिटेलर्स और होलसेलर्स हमारे जो हैं वो अननेसेसरी होर्डिंग और मुनाफा कमा रहे हैं, और हम उन्हें किसी तरीके से भी अपने सिस्टम में ला के प्राइसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आटा भी गवर्नमेंट मार्केट में देती है तो होलसेलर और रिटेलर उसके अंदर इतना मार्जिन कमा रहे हैं कि वो उसको सेटल नहीं कर पा रहे। मेरा फिर वही बात है जो मैं पहले कह रहा था कि ये सारा एक सब चीजें आपस में लिंक्ड अप हैं, और गवर्नमेंट को अब एक बुनियादी फैसला करना है कि वो मईशत को चलाना चाहती है एक सिस्टम में, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम में, जिसमें उनके पास अपने मूवर्स एंड शेकर गवर्नमेंट के हाथ में हो। अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होंगे और वो प्राइवेट रिटेलर होलसेलर्स, जिनको आम जबान में माफियाज कहते रहे, अगर उनके हाथ में रहेंगे तो फिर ये महंगाई का तूफान रुकने वाला नहीं है और ये आम आदमी के लिए दबाव बढ़ता जाएगा। अच्छा शब्बर जैदी साहब, गुज़िश्ता 3 महीने में हुकूमत ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है कि 1.2 अरब डॉलर मार्केट में फ्लोट किए। अगर ये सही बात है तो सर यही काम तो फिर इसहाक डार साहब भी करते थे, लेकिन इसहाक डार साहब ने तो मेंटेन किया हुआ था डॉलर की कीमत को, फिर यहाँ क्यों डॉलर की कीमत मेंटेन नहीं हो पा रही? मैंने आपको यही कहा ना कि ये खबर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि प्रेस पे रिपोर्ट है और ये आज के एक प्रेस के अंदर है, मगर अभी इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना है कि ये बात ठीक है या गलत है। अगर वो कहते हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर उन्होंने मार्केट में डाला है स्टेबलाइज करने के लिए, मगर अगर ये मार्केट में डाला गया है तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। ये कोई अच्छा खत्म नहीं है। आप कितने दिन मैनेज कर लेंगे? 2 दिन मैनेज कर लेंगे, 1 रुपया मैनेज कर लेंगे, उससे क्या फायदा हो जाएगा? तीसरी बात आप ये भी याद रखें कि हमारे एक्सपोर्टर्स की लॉबी इस मुल्क में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक्सपोर्टर बहुत अहमियत रखते हैं, मगर एक्सपोर्टर को भी ये याद रखना चाहिए कि वो रुपए की कदर की बेस पे प्रॉफिट आमदनी नहीं कमा सकते। अगर वो रुपए की कदर को नीचे रखना चाहते हैं बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो अपने प्रोसीड्स को नहीं मंगवाते पाकिस्तान में, या प्रोसीड को पाकिस्तान में बाहर रिटेन करते हैं या इस तरह मैनेज करते हैं, तो एक्सपोर्टर को तो इस वक्त टेक्निकली स्पीकिंग घर बैठे फायदा हो रहा है ना जी। एक्सपोर्टर का तो प्रॉफिट आप देखें इन द लास्ट 10 डेज में तकरीबन 10% प्रॉफिट बढ़ गया उनका। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम एक्सपोर्टर की सपोर्ट में कहां तक जाते हैं। देखिए ना, ये बात भी अहमियत रखती है ना कि हम उनकी सपोर्ट में, एक्सपोर्ट प्रमोशन की सपोर्ट में हम कहां तक लेके जाते हैं। वो एक्चुअली प्रॉफिट है या वो उस मार्जिन पे कमा रहे हैं जो एक्सचेंज पे आ रहा है। बेसिकली ये सब चीजें एक बहुत बड़ा मसला है जी। चलें, इसमें एक और चीज़ शब्बर ज़ैदी साहब, जो मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आपने भी बात की, माफिया स्टेटस को, ये 72 सालों से हो रहा है। मैंने देखा है कि आप हमसे ज़्यादा समझते हैं कि जी हुकूमतें ने कहीं ना कहीं इंटरवेंशन ज़रूर किया है, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, इनकी हुकूमत हो, मुशर्रफ साहब हो, कहीं ना कहीं कोशिश हुई है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएँ और ये इनको रोका जाए, लेकिन अब माफियाज है स्टेटस को टूट नहीं रहे। अब इस हुकूमत से बहुत सी लोगों की तवक्कुआत थी कि ये को मैनेज कर लेंगे। अब 2 साल रह गए हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या मैसेज देंगे कि क्या इन्हें 1-2 बड़े कौन से काम करने हैं जो अचीवेबल हैं, डूएबल हैं, बावजूद इसके कि स्टेटस को है, माफियाज हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-3 चीजों को बड़ा क्लियरली देख रहे थे। उन्होंने एक तो टेकअप किया है कि इंपोर्ट को वो बैलेंस देख रहे हैं कि इंपोर्ट की वैल्यूज क्यों बढ़ रही हैं और हम क्या इंपोर्ट करें। दूसरा, उनको एक फैसला करना पड़ेगा। देखिए, अब उनको एक बड़ापन दिखाना पड़ेगा, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको मॉरली प्रेशराइज करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी मईशत के बड़े फैसलों के टाइम पर गवर्नमेंट के साथ दें। मतलब व्हाट आई एम सेइंग, गवर्नमेंट की वो मुखालफत नहीं करें, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का साथ दें ऐसे फैसलों में जो फैसले पाकिस्तान के मफाद में हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एहतशाम साहब, गवर्नमेंट जब से बाहर होते हैं लोग, तो वो पाकिस्तान की मईशत को नहीं देखते, बल्कि वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग में लगे होते हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालात में है, उसमें इमरान खान साहब अकेले पाकिस्तान की मईशत को इस महीदार से नहीं निकाल सकते। हमें एक अपोजिशन पार्टीज की और पाकिस्तान के और सब लोगों की एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो जो काम आप करने जा रहे हैं। तो इसमें तो शौकत तरीन साहब ने कहा भी है जी, चार्टर इकोनॉमी उन्होंने बात किया है, लेकिन पता नहीं, मेरा ख्याल है इकट्ठा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए बाकी पार्टियों को भी। तो देखिए, मैं खुद कह रहा हूं ना कि कामयाब नहीं हो सके। अभी तक 4 साल में हम तब्दीली की वो लहर नहीं ला सके जो जरूरत थी। मगर ये हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस 4 साल में कोई हमने बड़ा स्कैंडल नहीं देखा इस दैट सेंस, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर के या किसी। मगर सवाल ये है कि क्या तब्दीली आ सकी। मगर मेरा व्यू श्याम साहब ये है कि तब्दीली का जो बुनियादी रोल है वो मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। लोग उससे डिफरेंट व्यू रखते हैं। मेरे हिसाब से जो गवर्नेंस का सिस्टम है पाकिस्तान में,
जो हमारी मिनिस्ट्रियां हैं और जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह से हम फाइलों को चलाते हैं, अब उस सिस्टम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अब एक कंसेप्ट, जैसे मैं ये आपको पता हो शायद, ये विसाख भविष्यत का जो कॉन्सेप्ट था, ये मेरा ही नाम, मैंने ही कॉइन किया था ये टर्म। हमें वापस आना पड़ेगा कि किसी तरीके से हम कुछ चीजों के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस लें। अगर हम ये नहीं ले सके तो पॉलिटिक्स अपनी जगह रह जाएगी और पाकिस्तानी मईशत सही नहीं हो सकेगी। मेरा ये कन्विंस्ड ओपिनियन है, इस पे कोई सेकंड व्यू नहीं है। अच्छा शौकत साथी साहब, हफीज पाशा साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इसमें आईएमएफ हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। शौकत तरीन साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से कहा गया कि जहां डॉलर खड़ा है ये हमारा हदफ है, तो ये कोई डिक्लेयर हदफ तो नहीं है, तो आपको भी लगता है कि अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है? देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ज्यादा बिलीव नहीं करता, मगर ये बातें पास में भी होती रही हैं। मगर सवाल ये है, बुनियादी सवाल मैं हफीज पाशा साहब से भी करूंगा और मईशत दान से भी करूंगा कि पाकिस्तान की रुपये का एक्चुअल राइट वैल्यू क्या है। सवाल ये है ना कि चले जी मैं कहता हूँ मैनेज कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैनेज नहीं कर रहा, मगर इस पाकिस्तान की रुपये का वैल्यू कैसे डिटरमिन होता है? अगर उसको आप डिटरमिन करें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की रुपये की वैल्यू 170 या 165 के आसपास ठीक थी। ये जो एक आपको 4-5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है द लास्ट वीक, ये मेरे हिसाब से परसेप्शनल है। ये उस वजह से आया है जो हमारा तनाव आया है 14 अगस्त के बाद, अफगानिस्तान के वाकयात के बाद एक तनाव की कैफियत आ गई है थोड़ी सी इस वक्त, और उस तनाव की कैफियत की वजह से लोगों ने सट्टा शुरू किया हुआ है, स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जाहिर है इस हवाले से भी इम्पैक्ट करती है। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन FBR और माहिर मौशियात जनाब शब्बर जैदी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।